प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के प्रश्न पत्र के प्रारूप को और इसमें दिए गए प्रश्नों के हल को। देखिए किस प्रकार का आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है। यह एक मॉडल पेपर है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, इसे पूरा हम सॉल्व करेंगे। देखिए हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित होता है आपका। विषय हिंदी, पूर्णांक 70 अंक का है। 70 अंक क्यों है? क्योंकि 30 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, यानी इंटरनल एग्जाम होता है। उसमें आपको हर विषय में 30-30 अंक के इंटरनल एग्जाम देने होते हैं, यानी आंतरिक मूल्यांकन आपका होता है 30-30 अंक का हर विषय के लिए। और हर विषय का जो प्रश्न पत्र होगा वो 70 अंक का होगा। तो आपने अब तक देखा है कि समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित होता है। विषय हिंदी का प्रश्न पत्र है ये और पूर्णांक 70 अंक है। देखिए नोट और निर्देश क्या दिए गए हैं उसे हम पढ़ लेते हैं। नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है। आइए प्रश्नों को पहले हम लोग विकल्प को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए पहला विकल्प दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। दूसरा दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा विकल्प दिया गया है रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। चौथा विकल्प दिया गया है कि मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, ये एकदम गलत है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, यह भी विकल्प आपका गलत है। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है, यह भी एकदम गलत है आपका। तो सही आपका विकल्प हुआ दूसरा, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, यानी विकल्प आपका सेकंड जो है वो सही है और आपको सही विकल्प पहचानना था। रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित है। पहला विकल्प दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा विकल्प है रांगेय राघव। चौथा विकल्प है केदारनाथ सिंह। तो आपका सही जो विकल्प है रस मीमांसा जो कृति है, आलोचना कृति है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, यानी विकल्प पहला आपका जो है वो सही है। अगला देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए, यानी 4 आपको रचनाएं दी गई हैं, किसी भी एक रचना के लेखक का नाम आप लिखेंगे तो 1 अंक आपको मिलेगा। क्योंकि हम इस वीडियो में आपको चारों रचनाओं के लेखक के नाम बता देते हैं। देखिए जो अथाह सागर है यह है जयप्रकाश भारती की रचना, जयप्रकाश भारती की रचना है, ठीक है। और अगर इसकी विधा पूछ ली जाए कि ये किस विधा की रचना है तो आप लिखेंगे अथाह सागर जयप्रकाश भारती की आलोचना विधा की रचना है, आलोचना विधा की रचना है। अब देखिए दूसरा जो है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और ये जो है वो निबंध संग्रह है, यह जो है निबंध संग्रह विधा की रचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी विधा क्या है तब आप लिखेंगे निबंध संग्रह, ठीक है। यानी अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। अगला है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है वह आत्मकथा विधा की रचना है और इसके लेखक जो हैं वह हैं गुलाब राय जी, गुलाब राय, ठीक है। अगला है लहरों के राजहंस, किस विधा की रचना है? तो आप जानते हैं कि लहरों के राजहंस बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, यानी इसकी जो विधा होगी वो नाटक होगी और इसके जो लेखक हैं वो मोहन राकेश हैं, नाटककार जो हैं वो मोहन राकेश जी हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए अथाह सागर जो है, हमने बताया कि अथाह सागर जो रचना है वो जयप्रकाश भारती की है और इसकी जो विधा है वो आलोचना विधा है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। मेरी असफलताएं जो हैं वो गुलाब राय जी की आत्मकथा है। लहरों के राजहंस नाटक है और इसके नाटककार मोहन राकेश जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो आप जानते हैं गेहूं और गुलाब जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, यानी विकल्प 1 आपका सही है।
विकल्प पहला जो है आपका सही है, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है त्यागपत्र किस विधा की रचना है, यानी त्यागपत्र किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की, कहानी विधा की, नाटक की या एकांकी विधा की। तो आप जानते हैं कि त्यागपत्र जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए विकल्प पहला जो है आपका वो सही होगा। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि रीतिमुक्त काव्यधारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए, जिसके लिए 2 अंक आपको मिलेगा। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन कौन हैं, तो हम बता दें आपको, पहला आप लिखेंगे घनानंद, रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं, और दूसरा विंद ये लिखेंगे आप दोनों, ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद और विंद जी। अगला प्रश्न दिया गया है कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की 2 प्रवृत्तियों में आप लिखेंगे जिज्ञासा और रहस्यवाद। पहला जिज्ञासा एवं रहस्यवाद, जिज्ञासा एवं रहस्यवाद पहला लिख लिए। दूसरा आप लिखेंगे कल्पना की प्रधानता, यानी इस समय कल्पना की प्रधानता थी यहाँ की रचनाओं में, इस समय प्रधानता, कल्पना की प्रधानता, ठीक है। पहला आप लिखेंगे जिज्ञासा एवं रहस्यवाद, दूसरा लिखेंगे कल्पना की प्रधानता। अगला दिया गया है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार जो है वो राम कुमार वर्मा जी हैं। उत्तरायण कृति के रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, यह दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको यानी 3 इसमें प्रश्न मिलेंगे और हर प्रश्न के लिए 2 अंक का निर्धारण किया गया है, यानी टोटल 6 अंक के आपसे गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 गद्यांश आपको दिया जाता है अथवा करके, देखिए बीच में अथवा लगा है, और दूसरा गद्यांश भी दिया गया है। तो पहला गद्यांश पहले हम लोग पढ़ते हैं, दोनों को हम सॉल्व करवा रहे हैं मगर आप परीक्षा में सिर्फ एक को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा जो पहला दिया गया है, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश की तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे, ठीक है। इतना आपको दिया गया है। ये गद्यांश हमने पढ़ लिया, पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसके अनुसार पूरे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले प्रश्न पढ़ लेना चाहिए ताकि आप फिर गद्यांश जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है आपको। आइए देख लेते हैं रेखांकित अंश क्या दिया गया है। रेखांकित अंश दिया गया है कि दूसरों को गिराने की कोशिश की तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यह कटु सत्य है और इसे भली भांति समझ लेना चाहिए कि कभी भी कोई व्यक्ति निंदा से नहीं गिरता, क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अच्छों को भी बुरा कहने की संसार की आदत है। व्यक्ति एक ही बात से समाज की नजरों में गिरता है, वह है उसके सद्गुणों में कमी। यानी अगर आपका कोई निंदा करता है तो उससे कोई व्यक्ति नहीं गिरता, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति जानता है कि लोग तो अच्छे लोगों की भी बुराई करते हैं। बल्कि इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जो है वह तभी गिर सकता है जब वो उसके सद्गुणों में कमी आ जाए। यानी कोई भी मनुष्य का पतन तब होता है जब उसके सद्गुणों में कमी आ जाए। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपने सद्गुणों को त्याग कर बुराइयों को गले लगाता है तभी उसका क्या होता है, पतन होता है,
ठीक है, तो आप इतना लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि यह एक कटु सत्य है, कड़वा सत्य है कि कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, बल्कि वो क्योंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अच्छों को भी लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, बुरा कहते हैं। यानी संसार की आदत है कि वो अच्छे लोगों को भी बुरा कहते हैं। व्यक्ति समाज की नजरों में तब गिरता है जब उसके अंदर की जो अच्छाइयां हैं वो उसमें कमी आने लगे, तब मनुष्य जो है वो लोगों की नजर में या समाज में गिरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अच्छी अपनी आदतों को भुला करके बुराइयों को अपनाने लगे तभी हमारा पतन होता है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है इसी में कि मनुष्य की उन्नति कैसी हो सकती है। तो आप लिखेंगे कि मनुष्य की उन्नति चरित्र को निर्मल बनाने और अपने गुणों का विकास करने पर हो सकती है। मनुष्य का अगर चरित्र निर्मल होगा और उसके गुणों का विकास अगर वह करे तब जाकर उसकी उन्नति हो सकती है। ठीक है, अथवा करके देखिए दूसरा भी आपके पास विकल्प दिया गया है। हमने पहले का बता दिया, या अथवा करके आप दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया गया है, हमने पहले गद्यांश का उत्तर आपको बता दिया। अगर वो नहीं आपको समझ में आता है प्रश्न पत्र में तो आप अथवा करके दूसरे गद्यांश का भी उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम दूसरे गद्यांश की भी व्याख्या करते हैं। देखिए दिया गया है कि पहली पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभारी मूर्तें विहंस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक नई दुनिया बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो गए। अब देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अब देखिए दूसरा दिया गया है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि सबसे पहले गुफाओं के अंदर की दीवारों और छतों को रगड़ करके उसे चिकना बना लिया गया। उसके बाद चिकनी जो दीवारें बनी उस पर अनेकों प्रकार के नई चित्रों की एक नई दुनिया बसा दी गई, यानी विभिन्न प्रकार की मूर्तें बनाई गई जो विहंस हो उठी, मतलब बहुत ही सुंदर खिलखिला उठी, या आप कह सकते हैं कि सुंदर लग रही थी। इतना आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया और उस पर चित्रकारी करके या आप ऐसे लिखिएगा कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भी भरा गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। फिर से सुन लीजिए, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो आप लिखेंगे पहाड़ों को काटकर पहले भवन का रूप दिया गया, उसके बाद दीवारों छतों और खंभों को चिकना करके उस पर विभिन्न प्रकार के सजीव चित्र बनाए गए और सजीव चित्रों में रंग भर करके उन पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से आपके सामने चौथा प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, जिसके लिए आपको 6 अंक इसके लिए भी मिलते हैं। ससंदर्भ व्याख्या करना है। पहला क्या दिया गया है इसे हम पहले पढ़ते हैं। पहला पद्यांश दिया गया है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो देखिए प्रस्तुत जो पद्यांश है इसका सर्वप्रथम आप क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश का सर्वप्रथम जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ लिखते वक्त आप लिखेंगे उसमें कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई है।
राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई है। और इसका प्रसंग आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे कि कवि देशवासियों को संबोधित करते हुए कहता है कि हमें देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि यह जो शरीर है वो क्षण भंगुर है, यानी कि क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। अतः हमें शरीर का मोह माया त्याग देना चाहिए, और अगर कोई शरीर का मोह माया करता है तो वो क्या है? व्यर्थ है। और आगे आप व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि भारत के वीर युवकों, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। तुम निर्भय मतलब होता है निडर होकर के मृत्यु का क्या करो? स्वागत करो। भारत के वीर युवकों, तुम मृत्यु का निर्भय होकर के स्वागत करो, यानी निडर होकर के स्वागत करो। मृत्यु से तुम डरो नहीं, क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु तो एक स्थान है जहां मनुष्य क्या करता है? अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। मृत्यु से तुम डरो नहीं, क्योंकि मनुष्य अपनी जीवन भर की सारी थकान को दूर करके मृत्यु से ही आराम को क्या करता है? प्राप्त करता है। मृत्यु ही एकमात्र वह स्थान है जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन मंडल। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहां से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग करके अपने नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु तो एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है। मृत्यु एक नदी है जिसमें मनुष्य जो है स्नान करके अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को क्या करता है? त्याग देता है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। फिर वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नए वस्त्रों के समान नवीन शरीर को धारण करता है। यानी जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए वस्त्र के समान नए शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए हमें निडर होकर के और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। और इसमें काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप लिखेंगे भाषा साहित्यिक हिंदी और रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक तथा श्लेष का प्रयोग है। स्वदेश प्रेम से संबंधित आपने पद्यांश को समझ लिया। अब अथवा करके दूसरा पद्यांश दिया गया है। अगर आप को पद्यांश नहीं समझ में आता है तो दूसरे पद्यांश की भी व्याख्या हम देखते हैं। देखिए दूसरा पद्यांश क्या दिया गया है कि सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, सयानी है जान की जानी भले, तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हें समझाई कछु मुस्काई चली। तुलसी तिहि अवसर सोहि सबे और लोक तिलोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनुमंजुल कंज कली। देखिए प्रस्तुत जो पद्यांश है इसका पहले आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य खंड के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब देखिए प्रसंग में क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश में ग्राम वधुएं जो हैं उन्होंने सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी पानी चाहिए। इस पर सीता जी ने उन्हें संकेत से ही सब कुछ बता दिया। इसी का वर्णन इन काव्य पंक्तियों में किया गया है। अब व्याख्या में आप क्या लिखेंगे कि सुनी सुंदर वैन सुधा रसानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि गांव की जो स्त्रियां हैं उनके अमृत रूपी, सुधारस मतलब अमृत रूपी सुंदर वचनों को सुन करके, सयानी है जान की जानी भली, जानकी समझ गई कि वे स्त्रियां बहुत चतुर हैं। सुनी सुंदर वैन सुधारसानी, यानी जब ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से उनके पति के बारे में पूछती हैं तब उन सीता जी जो हैं वह ग्रामीण वधुओं के सुधारस अमृत से परिपूर्ण सुंदर वैन मतलब वचनों को सुन करके समझ जाती हैं कि यह जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वह सयानी हैं, बड़ी चतुर हैं।
कहने का क्या तात्पर्य है कि ग्रामीण वधुएं जो हैं वह घुमा फिरा करके प्रभु के साथ यह जानना चाहती हैं कि सीता जी का उनके साथ क्या संबंध है। तो जब वह ग्रामीण स्त्रियां उनसे बड़ी चतुराई से पूछती हैं तो जानकी अर्थात जो सीता जी हैं वह भी बड़ी चतुराई से उत्तर देती हैं, तिरछे करी नैन। वो अपने नेत्रों को क्या करती हैं, तिरछा करती हैं। तिन्हें समुझाई कछु, और इस प्रकार से उन्हें बता देती हैं, इशारा से ही बता देती हैं सीता जी कि वह मेरे पति हैं। कछु मुस्काई चली, और फिर इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। यानी अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके सीता जी कुछ समझा करके यानी यह बता देती हैं कि वह मेरे पति हैं, और फिर सीता जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गईं। तुलसी तिहि अवसर सोहि सवे। तुलसीदास जी कहते हैं उस अवसर पे वे स्त्रियां उनके दर्शन करके अवलोक तिलोचन लाहु अली। एक टक उनके जो नेत्र रूपी अली मतलब भौरे थे वह श्री राम जी की शोभा को देखने लगे। अवलोकती तुलसी तेहि अवसर सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर सभी स्त्रियां एक टक सभी स्त्रियां जो हैं उनके जो नेत्र रूपी भौरे हैं वह एक टक श्री राम जी को देखने लगती हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनुमंजुल कंजकली। ऐसा लग रहा था कि मानो सूर्योदय होने पर प्रेम की तालाब में सुंदर कमल कलियां खिल उठी हों। ऐसा लग रहा था उस समय कि अनुराग तड़ाग, प्रेम रूपी तड़ाग मतलब होता है तालाब में सुंदर कंजकली खिल उठी हों। कब? श्री राम रूपी भानु के उदय होने से या विकसित होने से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला पांचवा जो आपका प्रश्न दिया गया है प्रश्न पत्र में कि निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए इस समय आया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा जयशंकर प्रसाद जी का। 3 अंक का आपका जीवन परिचय आता है। जीवन परिचय आप खुद से पढ़ लेंगे। इसमें ही 5वें प्रश्न में ही कवि का भी एक जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूरदास जी का। यह भी आप अपने से खुद से करेंगे क्योंकि जीवन परिचय आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए 6वां प्रश्न जो है वो दिया गया है कि निम्न में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करने के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। दिया गया है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतुम महांतम प्रयत्नम अकुर्वम ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारन विचारान च अदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। अब देखिए इसका संदर्भ आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृति का परिचय देने के पूर्व संस्कृति का अर्थ बतलाया है। क्या? फिर आप हिंदी अनुवाद में लिखेंगे कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्करणम मतलब संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। अस्माकं पूर्वजा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन संस्कृतुम मानव जीवन का संस्कार करने के लिए महांत प्रयत्न अकुर्वम महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचार विचारों का अदर्शन मतलब होता है प्रदर्शन किया, तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सभी हमारी संस्कृति है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देख लीजिए। आप लिखेंगे कि मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचार विचारों का प्रदर्शन किया
वह सभी हमारी संस्कृति है। अथवा करके देखिए दूसरा आपको या तो ये करना है या तो अथवा करके दिया गया है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती। ठीक है, अगला दिया गया है कि कामम हित्वार्थान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसका आप पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के अंतर्गत क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें देखिए मानव के महान, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीवन सूत्रों के बारे में बताया गया है। क्या हिंदी अनुवाद आप लिखेंगे कि मानम हित्वा प्रियो भवति। मानम मतलब होता है अभिमान, अभिमान को हित्वा मतलब होता है छोड़ करके। मनुष्य अपने अभिमान को छोड़ करके प्रियो भवति प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, और मनुष्य क्रोध को छोड़ करके न सोचती मतलब शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थमान भवति, कामना को छोड़कर अर्थवान मतलब धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़ करके सुखी होता है। एक बार पुनः देख लेंगे इसके अर्थ को। क्या कहता है कि मनुष्य जो है वो मानव मतलब अभिमान को छोड़ करके प्रिय होता है, क्रोध को छोड़ करके शोक नहीं करता, कामना को छोड़ करके धनवान होता है, लोभ को छोड़ करके सुखी होता है। इतना आप लिखेंगे। अगला देखिए दिया गया है कि प्रश्न नंबर 7 दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो देखिए आप लिखेंगे कि अब्दु दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जनान्ति स पंडित। या आप यह भी लिख सकते हैं श्लोक की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। इतना आप लिख लेंगे। ठीक है, कोई भी एक श्लोक याद कर लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से, उसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। संस्कृत में क्या लिखना है? अब देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चौथा प्रश्न दुर्मुखः क आसीत्, तो आप लिखेंगे दुर्मुखः एकः चांडालः आसीत्। दुर्मुख कौन था? तो दुर्मुख क्या था? एक चांडाल था। तो दुर्मुखः क आसीत्, तो लिखेंगे दुर्मुखः एकः चांडालः आसीन। अगला प्रश्न दिया गया है कि लाभेन किम वर्धते, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि लाभेन लोभ वर्धते। ठीक है, इतना 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब देखिए दिया गया है कि करुण अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव और परिभाषा बताइए, परिभाषा बस बताइए दिया गया है। ठीक है, आपको ये नहीं दिया गया है कि उदाहरण भी लिखिए, तो ये आपके लिए आसान है चूंकि हम उदाहरण भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। करुण रस का पहले आप सुन लीजिए। करुण रस के अंतर्गत आप लिखेंगे, करुण रस पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि इसका स्थायी भाव जो है वो शोक है। प्रिय व्यक्ति या पीड़ित या गत होने पर या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो अस्थायी भाव शोक की उत्पत्ति होती है वहीं पर करुण रस होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। ठीक है, करुण रस कहाँ पर होता है? किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर या उसकी मृत्यु होने, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो आपके हृदय में अस्थायी भाव शोक की उत्पत्ति होती है वहां पर करुण रस होता है। और इसका आपने इससे पहले हम वीडियो कमेंट में पिन कर देंगे, वहां देख लीजिएगा। इसका उदाहरण कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। अथवा करके हास्य रस दिया, अगर करुण रस नहीं आता तो हास्य रस आप लिखेंगे। हास्य रस में क्या लिखना होगा आपको? हास्य रस आप लिखेंगे कि किसी व्यक्ति की अनोखी आकृति, अनोखे ढंग की वेशभूषा या उसके बातचीत अनोखी प्रकार की हो या किसी भी अजीब तरह की चेष्टाओं को देखकर आपके हृदय में अगर हास्य नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, यानी हंसी आती है किसी चीज को देख करके, तो वहां पर क्या होगा? हास्य रस होगा। हास्य रस का उदाहरण भी हमने आपको बताया था
कि हास्य रस का एकदम आसान सा उदाहरण हमने आपको बताया था कि एक मित्र है जो कहता है कि पैसा कमाने का बतलाता हूँ एक प्लान, बैंक से कर्जा लेकर हो जाए अंतर ध्यान। तो ये कुछ चीज़ों को रस को आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला दिया गया है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा आप लिखेंगे कि जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से जब तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण आप लिख देंगे कि पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, अब रूपक अलंकार दिया गया है तो रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब देखिए अगला दिया गया है कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। तो सोरठा को आप जानते हैं, आप लिखेंगे सोरठा यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये आपकी बुक में दिया गया है, इसका उदाहरण भी आप देख लेंगे चूंकि हमने सिर्फ आपको परिभाषा बताया। रोला छंद में आप लिखेंगे यह एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति लगी होती है। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। अगला देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यानी आपको 5 एक 6 उपसर्ग का जो शब्दांश है वो दिया गया है, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो जैसे प्र है तो प्र से आप क्या बना सकते हैं, प्रख्यात या प्रमुख। प्रख्यात प्रमुख एक बस बनाना है, हम 2 बता देते हैं आपको। अब देखिए अभी बहुत आपने ज़्यादा पढ़ा है तो अभी से आप बना सकते हैं अभिप्राय, अभिलाषा। ठीक है, अभिलाषा, अभिवादन, अभिमान, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं आप। अगला देखिए 3 बनाने हैं आपको। प्र से हमने बता दिया आपको, अभी से बता दिया। आगे उप देखिए, उप से हम लोग देख लेते हैं। उपवन, उपकार, उपहार, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। नीर से आप बना सकते हैं निर्मम, निरपराध, निर्दोष, निर्धन, निरश इत्यादि। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखिए प्रत्यय दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। तो आपको एक एक शब्द बनाना है। तो पन से बचपन हो गया आपका। ईय से बनाना है आपको, तो नगरीय या जातीय या मानवीय या भौदीय या भारतीय, जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं। इक से श्रमिक हो गया, क्रणिक हो गया, पारिवारिक हो गया, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला दिया गया कि निम्न में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। अब देखिए जल थल, जल थल आप जानते हैं कि जल और थल, जल थल यानी जल और थल समास विग्रह है और समास का नाम आप लिख देंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव, यह कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घर का तत्सम रूप गृह हो जाएगा। ठीक है, उल्लू का तत्सम रूप उल्लुक। 2 का आपको लिखना है, पहले का आप गृह लिख देंगे, गृह मतलब घर, उल्लुक मतलब उल्लू, यानी दोनों का तत्सम रूप हो गया। अब देखिए निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों की 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे ईश्वर का आपको लिखना है तो ईश्वर का आप लिख देंगे प्रभु, भगवान, परमेश्वर।
कमल का आपको जानते ही हैं कि पंकज, नीरज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। फूल का अगर आपको लिखना है तो फूल, सुमन, कुसुम, ठीक है। जंगल का अगर आपको लिखना है तो वन, कानन, अरण्य, विपिन, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। अब देखिए संधि विच्छेद से संबंधित एक प्रश्न आया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। तो एकैक जो है, एकैक बहुत ही प्रसिद्ध है, यह एकैक इससे संबंधित जरूर आता है एकैक। तो एकैक का आप लिखेंगे 1 + 1 बराबर एकैक, ठीक है। यह कौन सा संधि है? वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। स्वागतम, स्वागतम का हो जाएगा सु + आगतम बराबर स्वागतम, सु + आगतम बराबर स्वागतम। यह कौन सी संधि है? यण संधि है, यण संधि, ठीक है। यह आप लिखेंगे। अगला देखिए दिया गया मधु अथवा नदी के शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। तो मधु का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप आपको लिखना है तो आप लिखेंगे मधुभ्याम, और नदी का नदीभ्याम, मधुभ्याम आप लिखेंगे तो ये चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन है, ठीक है। मधुभ्याम और नदी का नदीभ्याम होगा, तो जो आपको लिखना होगा लिख सकते हैं। एक दिया है उष्मद अथवा तद का आपको चतुर्थी विभक्ति द्विवचन लिखना है। तो उष्मद का आप जानते हैं, तद का स्त्रीलिंग का पहले हम देख लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन होगा ताभ्याम, ताभ्याम, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। युष्मद, युष्मद का आपको लिखना है तो आप इसका देख लेते हैं। युष्मद का द्वितीय विभक्ति का होगा युवाभ्याम, युवाभ्याम या युवाम भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ये क्लियर नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा। युवाभ्याम ही होगा वैसे तो, ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कि निम्न शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। किसी एक का आपको लिखना है तो असम का आप लिखेंगे कि लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, या लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। अब देखिए दिया गया है कि निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तो प्रयाग गंगा तट पर स्थित है तो इसे आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं कि प्रयाग गंगा तटे स्थित अस्ति। विद्या विनय से बढ़ती है, विद्या विनयम वर्धते, ठीक है। और देखिए दिया गया है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आप आराम से लिख सकते हैं किसी एक विषय पर। 4 आपको विषय दिए गए हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए जो आपने पढ़ा होगा। जैसे इलाहाबाद के विद्यार्थियों के लिए अग्र पूजा खंड काव्य निर्धारण है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग काव्य का निर्धारण होता है। तो आपकी जो भी खंड काव्य चलता हो उसका कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। इससे 2 प्रश्न आते हैं, दोनों में से किसी एक को करना होता है, तो यह भी आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के खंड काव्य से संबंधित प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आशा करते हैं कि यह पूरा मॉडल पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। आगे भी हम और भी मॉडल पेपर को सॉल्व करवाएंगे ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए आसानी हो और आप बेहतर कर पाएँ। इसी आशा के साथ इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अब तक जुड़े रहने के लिए।